हाँ तो बेटा जी बताओ, सेल क्या होती है? बताया मैंने अभी, क्या होती है? बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। मैंने पूछा क्यों होती है ये फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि लिविंग, जिंदा मतलब कोई भी लिविंग है, अगर कोई चीज लिविंग है तो उसके लिए सेल का होना जरूरी है ना। एनसीईआरटी लिखती है, क्या लिखती है? एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल इज नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। उसका क्या नहीं होता? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। जैसे सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो वो भी क्या है? लिविंग है ना। क्यों लिविंग है वो? सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म को लिविंग क्यों माना जाता है? बेटा कुछ तो बोलो। माना कि नए हो, लेकिन बोलोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? उसके पास सेल है, ठीक है, तो सेल है तो क्यों लिविंग है? यही तो क्वेश्चन मैंने पहले पूछा था। अगर सेल है तो लिविंग क्यों है? क्योंकि सेल है तो वो मेटाबॉलिक प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, तुम पहले चैप्टर में पढ़ते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? मेटाबॉलिज्म होती है। और मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? प्रोटोप्लाज्म में होता है। कहाँ होता है? प्रोटोप्लाज्म में। फिर ये भी बोला है उसने कि अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन टेस्ट ट्यूब के अंदर करवाई जाती है तो वो लिविंग रिएक्शन होती है, ना कि लिविंग होता है। और लिविंग होने के लिए सेलुलर किसका? ऑर्गेनाइजेशन का होना जरूरी है ना। बोलता है ना ऐसे कि लिविंग के लिए क्या जरूरी है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का होना जरूरी है, क्योंकि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा तभी क्या कंप्लीट हो पाएंगे? मेटाबॉलिक रिएक्शंस कंप्लीट हो पाएंगे ना। ठीक है, तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो, उनकी एक सिंगल सेल जो होती है वो सारे के सारे फंक्शन क्या कर सकती है? परफॉर्म कर सकती है ना। सारे के सारे फंक्शन कौन कौन से? रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस से कर लेता है अमीबा। ठीक है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कैसे करता है? एंगल्फिंग द फूड पार्टिकल, है ना। सुडोपोडिया रिलीज करता है फूड पार्टिकल को, एंगल्फ कर लेता है। वैक्यूल के अंदर क्या होता है? फूड पार्टिकल का डाइजेशन हो जाता है फूड वैक्यूल में, है ना। फिर अब्जॉर्प्शन करके यूटिलाइज कर लेता है। एक सिंगल सेल कर रही है ना डाइजेशन। ठीक है, उसके अलावा वो क्या कर सकता है? बाइनरी फिजन से रिप्रोडक्शन भी कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा वो क्या कर सकता है? एक्सक्रीट आउट भी कर रहा है। ठीक है, मतलब जितने भी लाइफ प्रोसेस है वो एक सिंगल सेल क्या कर रही है? कंप्लीट कर रही है। इसीलिए सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं। क्या रखते हैं? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं। इतनी बात समझ आई? ठीक है, तो सेल को क्या बोला हमने? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोला है। ठीक है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या रखते हैं? अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि उनमें एक सिंगल सेल क्या कर लेती है? सारे प्रोसेस कंप्लीट कर लेती है। सारे प्रोसेस तुम्हें पता है लाइफ प्रोसेस कौन कौन से होते हैं? डाइजेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन। बेटा अब्जॉर्प्शन डाइजेशन का ही पार्ट होता है। ठीक है, डाइजेशन, एक्सक्रीशन और क्या बोला मैंने? रेस्पिरेशन। ठीक है, ये सारे 10th क्लास में पढ़ते होंगे ना तुम। लाइफ प्रोसेस पढ़ा था चैप्टर, पहला चैप्टर ही था लाइफ प्रोसेस। उसमें जो भी तुमने पढ़ा है ना वो सारे क्या होते हैं? लाइफ प्रोसेस। और वो सारा क्या करती है? एक सेल परफॉर्म कर लेती है। ठीक है, दूसरी बात, सेल को फंडामेंटल यूनिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेसिक फंक्शन परफॉर्म करती है। स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोलते हैं? ये तो तुम बता दोगे। क्या बेटा? हाँ सही बोल रहे हो, उसी से पूरा स्ट्रक्चर बनता है। अपनी बॉडी की जो भी मैं दिख रही हूँ जैसी भी, क्यों दिख रही हूँ? क्योंकि मेरे अंदर क्या है? सेल्स है। उन सेल्स ने मिलके क्या बनाया? टिश्यू बनाया। टिश्यू ने मिलके क्या बनाया? टिश्यू सिस्टम बनाया। टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनाया। मतलब जो पूरी स्ट्रक्चर बन रही है उसको बनाने के लिए किसकी जरूरत है? सेल की जरूरत है। तो सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, और अब देखो सेल के नंबर के बेस पे ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। कौन कौन से?
यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब ये बताने की जरूरत नहीं है, यूनिसेलुलर मतलब यूनि का मतलब एक, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी किससे बनी होती है, एक सेल से बनी होती है, ठीक है, एक सेल ही पूरा ऑर्गेनिज्म है, वो क्या है, यूनिसेलुलर। दूसरा क्या है, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर मतलब, मल्टी का मतलब क्या होता है, मोर देन वन, एक से ज्यादा सेल से जिनकी बॉडी बनी है वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। इतनी बात समझ आई? तो लिखो पहले सेल। सेल क्या होती है? इट इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। फिर मैं बात करूं, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ cells, organisms are of two types. Organisms are of two types. दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होंगे सिंगल सेलुलर और दूसरे होंगे मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर लिख देती हूँ। एक क्या होंगे, यूनिसेलुलर, और दूसरे क्या होंगे, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मेडअप ऑफ वन सेल, मेडअप ऑफ वन सेल। एग्जाम्पल बताएगा कोई? कौन? आवाज नहीं आ रही। अमीबा और प्रोटोजोवन, मोर देन वन सेल। एग्जाम्पल्स की मैं बात करूं तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा, प्रोटोजोआ हो जाएगा, प्रोटोजोआ या प्रोटिस्टा, चलो प्रोटोजोवंस लिख देते हैं। प्रोटिस्टा सारे ही यूनिसेलुलर होते हैं ना, प्रोटिस्टा में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं सारे कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। लिखते हैं ना हम, ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स इंक्लूड इन दिस किंगडम, ठीक है। इसमें तो मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। इतनी बात क्लियर है? एक बात और बता दूं, मैं ज़्यादा एनसीईआरटी पे फोकस करती हूँ। अगर तुम लोगों को एनसीईआरटी से ज़्यादा पढ़ना है तो बोल सकते हो, पढ़ना है एनसीईआरटी से ज़्यादा, ठीक है, वैसे पढ़ाएंगे। फिर पहले ही पूछ लेती हूँ, तुम क्यों नहीं लिख रहे हो? अच्छा, तुमने पढ़ लिया ये चैप्टर इस क्लास में। बोलो। प्रोटिस्टा, हाँ तो है तो सिंगल सेलुलर ना, यूकैरियोट हो चाहे प्रोकैरियोट हो, क्या लेना है, तो क्या सिंगल सेलुलर, तो मैंने यूनिसेलुलर का एग्जांपल लिखा है ना कि प्रोकैरियोट का। उधर पढ़ा रहे हैं बेटा सर, अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं थोड़ा जोर से बोलूंगी। चलें आगे।
चला जाए आगे, लिख लिया सबने? अब आ रही है आवाज पीछे, आ रही है? ठीक है। अब देखो बेटा जी, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका क्या होता है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है ना? क्यों होता है? अभी बात बताई मैंने, क्यों होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस? क्योंकि उनमें एक सिंगल सेल क्या करती है? सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। एक सिंगल सेल क्या करती है? सारे फंक्शन परफॉर्म कर लेती है, इसीलिए उनका क्या होता है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है। और लिविंग होने के लिए किसका होना जरूरी है? सेल का होना जरूरी है। ठीक है, इतनी बात हम लिख लेते हैं। क्या? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव independent existence। ठीक है, आइए मैम। हाँ जी मैम। बेटा ये जो मैम आए हैं ये योगा सेशन के लिए आए हैं, तो ये तुम्हें कुछ बताएंगे योगा के बारे में। ठीक है, तो सुन लेना। बेटा जरूरी नहीं होता कि माता जी का नाम लेके तुम करो, जो भी तुम्हें भगवान तुम्हारे फेवरेट है उनका नाम लेके भी मेडिटेशन किया जा सकता है। तुम्हारे अल्लाह का नाम लेके भी मेडिटेशन किया जा सकता है ना? अल्लाह का, भगवान का, जो भी तुम्हें मेडिटेशन तो सही रहता है ना। बताओ ये कितने इयर्स की है? 72 की है, और इनका फेस देखो अभी भी ग्लो कर रहा है मेडिटेशन की वजह से। हैं? बॉडी, बॉडी तो सेल्स की बनी है ना। अरे वो बेटा ये होता है, अगर तुम योग में जाओगे ना तो 7 चक्कर होते। शक्तिमान देखा है तुमने? शक्तिमान में भी वो 7 चक्कर दिखाए जाते थे। और पहले के जो होते थे ना, मतलब पहले के जो भी लोग होते थे, साधु महात्मा वगैरह, वाल्मीकि वगैरह हुए हैं, वो योग करते थे, है ना? तभी वो ज्यादा, कितने ज्यादा इंटेलिजेंट थे, मतलब ऐसे पलट के बुक पढ़ देते थे। योग से या फिर मेडिटेशन से जो अपना, मतलब क्या बोलते हैं, एकाग्रता बढ़ती है। सही बोल रही थी मैम। लेकिन अभी हमें एकाग्रता या भी पढ़ना है तो पढ़ लेते हैं हम। वैसे भी आज बहुत सारा डिस्टरबेंस हो चुका है। पहली क्लास तुम्हारी याद रहेगी तुम्हें, है ना? कुछ तो अलग होना चाहिए ना पहली क्लास में, वरना आए पढ़े चले गए, है ना? तो कुछ इंटरेस्टिंग ही नहीं हुआ। पहला दिन कुछ खास होना चाहिए, है ना? तो कुछ ज्यादा ही खास हो गया आज। हाँ बेटा, करना चाहिए मेडिटेशन, योगा, है ना? उससे तुम्हारा पढ़ाई में भी मन लगेगा, है ना? बाकी कामों से, मतलब फोन से, इनसे तुम थोड़ा दूर हट जाओगे। एक थोड़े से दिनों के लिए तो हटना है, फिर वापस से तुम फोन भी यूज कर सकते हो, दोस्ती यारी भी कर सकते हो। मेडिकल कॉलेज में बहुत मौके मिलेंगे तुम्हें, है ना? अब ज्ञान बहुत हो चुका है, आज इस पे आ जाते हैं। सिंगल सेल क्या करती है? सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, इसलिए इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखती है। अब हम बात करते हैं बेटा जी किसकी? सेल थ्योरी पे आ जाते हैं। ठीक है, आए सेल थ्योरी पे। सेल थ्योरी किन्होंने दी थी? 2 साइंटिस्ट थे। कौन कौन? स्क्लेडेन। कहाँ के थे? जर्मनी के। और बोटेनिस्ट थे कि जूलॉजिस्ट? बोटेनिस्ट। जर्मन बोटेनिस्ट थे या ब्रिटिश के थे? जर्मन बोटेनिस्ट थे। कौन? स्क्लेडेन। इन्होंने 1838 में किसको ऑब्जर्व किया? बोटेनिस्ट है तो किसको ऑब्जर्व करेंगे? प्लांट को ऑब्जर्व करेंगे। प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया और बताया कि प्लांट जो होते हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं, और सेल्स मिलके क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती है, और उसी से प्लांट की पूरी बॉडी बनी होती है।
ठीक है, तुम पहले भी मेरे बैच में आई थी क्या, या फिर पहली बार आई हो? मुझे लग रहा है पीछे, मुझे लग रहा है स्टार्टिंग में आई थी क्या यहाँ पे, या पिछली बार इस कोचिंग में थी? हाँ, तभी मुझे देखी देखी सी लग रही है। हाँ, फिर इन्होंने क्या किया, स्क्लेडेन कहाँ के थे, जर्मन बोटेनिस्ट थे। 1838 में इन्होंने प्लांट को ऑब्जर्व किया और क्या बताया कि प्लांट की जो बॉडी होती है वो सेल से मिलके बनी होती है, और सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, और उससे प्लांट की पूरी बॉडी बन जाती है। फिर आए स्वैन, कब, 1839 में। वो क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। कहाँ के, ब्रिटिश के क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने किसको ऑब्जर्व किया, एनिमल सेल को। पहले किसको ऑब्जर्व किया, एनिमल सेल को, और बताया कि एनिमल सेल के चारों तरफ एक थिन आउटर लेयर होती है। क्या होती है, एक थिन आउटर लेयर। बस इतना ही बताया था कि एनिमल सेल के चारों तरफ क्या है, थिन लेयर है। उस लेयर को अब हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। लेकिन उन्होंने इसको सेल मेम्ब्रेन नहीं बोला था, बस इतना बताया था कि थिन आउटर लेयर है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इनको, ये जूलॉजी के थे लेकिन इनको बॉटनी में इंटरेस्ट आ गया, है ना, तो इन्होंने क्या किया, प्लांट सेल को भी ऑब्जर्व कर दिया, है ना। कुछ होते हैं ना जिनको दूसरे की बातों में घुसने की ज्यादा होती है ना, तो ये कहाँ चले गए, प्लांट पे चले गए। प्लांट को भी इन्होंने क्या किया, स्टडी किया और बताया कि प्लांट में क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट। ऐसा किन्होंने बताया, स्वैन ने बताया। वो कहा किसके थे, जूलॉजिस्ट थे, लेकिन प्लांट के बारे में बताया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, किन्होंने बताया कि कैरेक्टरिस्टिक है सेल वॉल का पाया जाना, सिल्डेन या फिर स्वान ने बताया था। ठीक है, अब इन दोनों ने मिलके क्या दी थी, सेल थ्योरी दी थी। क्या बोला था, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। प्लांट्स और एनिमल्स किसके बने होते हैं, सेल्स और सेल के प्रोडक्ट से मिलके बने होते हैं। ऐसा इन्होंने अपनी सेल थ्योरी में बताया। ठीक है, लेकिन ये लोग ये नहीं बता पाए कि नई सेल कैसे अराइज होती हैं। ठीक है, इसलिए ये इनकी सेल थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। अब न्यू सेल थ्योरी क्या कहती है, किन्होंने दी थी, रुडोल्फ विर्चो ने दी थी। और न्यू सेल थ्योरी क्या कहती है, नई सेल कहाँ से बनती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। ठीक है, और उसको इन्होंने क्या टर्म दिया था, ओमनी सेलुला ई सेलुला। न्यू सेल किससे बनी है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी है। उस सेल थ्योरी की जो कमी थी उसको इन्होंने क्या कर दिया, सही कर दिया ना, उस कमी को पूरा कर दिया। बता दिया कि नई सेल कैसे बनी है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। प्री एग्जिस्टिंग सेल से कैसे बनती है नई सेल, कैसे बनती है, सही बोल रहे हो, बोलो बेटा। फ्यूजन से, फ्यूजन मतलब जुड़ना होता है। बाइनरी फ्यूजन सब में होता है, सेल डिवीजन से बनता है। कैसे बनती है, डिवीजन से बनती है। बाइनरी फ्यूजन बस यूनिसेलुलर में होता है। ठीक है, सेल डिवीजन से क्या बनती है, नई सेल बनती है। और इन्होंने बोला एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल और सेल के प्रोडक्ट से बना है। आगे इतनी बात समझ में, तो लिखिए बेटा जी सेल थ्योरी के बारे में, हेडिंग लगाइए सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी में हम क्या लिखेंगे, 1838 में कौन थे, जर्मन बोटेनिस्ट। कौन थे बेटा जी, जर्मन बोटेनिस्ट थे, जिनका नाम क्या था, जो भी है, मैं तो सिल्डेन बोलती हूँ। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, ऑब्जर्व किया किसको, ऑब्जर्व प्लांट सेल, ऑब्जर्व प्लांट सेल। प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया और क्या बताया, प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स
मेड अप ऑफ सेल्स एंड सेल्स फॉर्म टिश्यू। सेल्स फॉर्म टिश्यू, ये तो पता है सेल क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है। इतना किन्होंने बताया था, स्क्लेडेन ने बताया था। अब दूसरी बात मैं करूं 1839 की, जिन इसमें कौन थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ठीक है, जिनका नाम क्या था, स्वैन। ब्रिटिश जूलॉजिस्ट का नाम क्या था, स्वैन। इन्होंने क्या किया बेटा जी, किसको ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व एनिमल सेल, ऑब्जर्व एनिमल सेल। और क्या बताया, इन एनिमल सेल कैसी लेयर प्रेजेंट होती है, थिन आउटर लेयर। ये याद रखना है, थिन आउटर लेयर होती है, ना कि थिक। थिन आउटर लेयर प्रेजेंट, इसमें क्या होती है, थिन आउटर लेयर होती है, जिसको टुडे वी कॉल्ड दैट सेल मेम्ब्रेन। उसको अब हम क्या बोल देते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोल देते हैं। ठीक है बेटा जी, इतनी बात समझ में आई। पहले दिन ही नोटबुक नहीं लेके आई, पहले दिन तो बच्चे ऐसे सुंदर सा बैग, अच्छी अच्छी नोटबुक, सुंदर सुंदर लिखते हैं, है ना, ऐसे ही होता है ना। लेकिन मैम अब हम बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए। कल से, कल किसने देखा है बेटा, कल पता न कल हो ना हो, है ना। लिख लिया सबने, चले आगे, चले। हाँ अब लिखो, सेल थ्योरी में इन्होंने क्या लिखा, क्या बताया इन्होंने, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स आर मेड अप ऑफ cells and product of cell, प्रोडक्ट ऑफ सेल। ठीक है, इसकी डीमेरिट क्या थी, दे कुड नॉट एक्सप्लेन, दे कुड नॉट एक्सप्लेन, क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, हाउ टू न्यू सेल अराइज, न्यू सेल कैसे अराइज होते हैं, ऐसा ये नहीं बता पाए। तो इसको बताने के लिए क्या, कौन आए, रुडोल्फ विर्चो। कब, रुडोल्फ विर्चो कब आए थे, 1855 में। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने टर्म दी थी बेटा जी, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या होता है, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। न्यू सेल किससे बनती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। ठीक है, और एक और बात बोली इन्होंने, इधर लिख देती हूँ, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एवरी लिविंग
organisms are made up of cells and product of cells. तो इस बात को ये बता रहा है ना, सेल्स और सेल के प्रोडक्ट कैसे बनेंगे। सेल के प्रोडक्ट डिवाइड होने से, पहले से जो सेल प्रेजेंट है उससे बनेंगे। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन असर्शन रीजन में पूछे जा सकते हैं ना, कि बोल दिया न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, असर्शन बोल दिया, रीजन क्या बोलेगा, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ठीक है, ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि पहले से जो सेल प्रेजेंट है उससे नई सेल बनती है, इसीलिए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल और सेल के प्रोडक्ट से बना होता है ना। अगर इसको पहले असर्शन बनाएंगे, इसको रीजन बनाएंगे तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट, और इसको असर्शन बना दिया, इसको रीजन बना दिया तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, है ना। समझ रहे हो बात को। अब ये भी बताऊं तुम्हें, पहली सेल किन्होंने डिस्कवर की, रॉबर्ट हुक ने। कब की, 1865 में। कब की थी, 1865 में। सबसे पहले लिविंग सेल किन्होंने डिस्कवर की, एंटोन वॉन लीवेनहुक ने। उन्होंने कब की, 1879 में। ठीक है, और सबसे पहले न्यूक्लियस किन्होंने डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया, 1831 में, 1831 में। ठीक है, तो हमें किसका ईयर याद रखना है, न्यूक्लियस का याद रखना है, क्योंकि वो दे रखा है, बाकी नहीं याद रखना, बस ये याद रखना है। पहली सेल किन्होंने डिस्कवर की थी, रॉबर्ट हुक ने। कौन सी सेल, डेड सेल। ठीक है, उन्होंने सेल को डिस्कवर नहीं किया था, एक्चुअल में किसको देखा था, सेल वॉल को देखा था। और सेल वॉल की स्ट्रक्चर उनको कैसी लगी थी, मधुमक्खी के छाते के जैसी। कैसी लगी थी, मधुमक्खी का जो छाता होता है, हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये तो तुम बचपन से जानते हो, फिर भी एज ए टीचर मैं बता देती हूँ, मेरा फर्ज है ये। चले आगे, लिख लिया सबने। लिख लिया बेटा। हाँ, तो फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय, फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय, किन्होंने डिस्कवर की थी, बताओ बेटा, बोल लो थोड़ा, है ना। रॉबर्ट हुक ने। किन्होंने, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या थी, सेल वॉल थी। एक्चुअल में ये क्या थी, सेल वॉल। ठीक है, और इसकी स्ट्रक्चर कैसी थी, हनी कोम लाइक, हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर थी। ठीक है, फर्स्ट लिविंग सेल किन्होंने डिस्कवर की, फर्स्ट लिविंग सेल किन्होंने डिस्कवर की, बताओ, एंटोन वॉन लीवेनहुक। स्पेलिंग पे न मत जाना, मैं, मेरी इंग्लिश थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, न्यूक्लियस को किन्होंने डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन। किन्होंने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। और कब डिस्कवर किया था, 1831 या 91, 31 ही है शायद। क्या हुआ बेटा, ऐसे उदास कैसे लग रही हो, गुस्से में।
अब हम सेल का पूरा ओवरव्यू देखेंगे। अब तुम मेरे को बताओ, अगर हम सेल की बात करें, ओवरव्यू की बात करें, तो सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब सारे आउटर से इनर साइड बताओ, सबसे बाहर क्या होता है? सेल वॉल होता है। मैं सेल वॉल नहीं बोलूंगी, क्या बोलूंगी? सेल एनवेलप बोलूंगी। क्यों बोलूंगी? क्योंकि प्लांट की सेल होगी तो सेल वॉल होगा, एनिमल की होगी तो सेल वॉल नहीं होगा। तो सबसे बाहर की तरफ क्या होता है? सेल एनवेलप होता है। सेल एनवेलप के अंदर क्या होता है? सेल एनवेलप का ही पार्ट क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन। सेल एनवेलप में क्या आ जाएगा? सेल वॉल भी आ जाएगा, सेल मेम्ब्रेन भी आ जाएगा। अगर बैक्टीरिया है तो क्या आएगा? ग्लाइकोकैलिक्स भी आ जाएगा। तो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये सब किस में इंक्लूड है? सेल एनवेलप में। अब डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन सा एनवेलप पाया जाता है। ठीक है। सेल एनवेलप के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है? सेल ऑर्गेनल्स है। ठीक है। और क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियोलस है और जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है। क्या है? जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल को प्रोकैरियोट में क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। और यूकैरियोट में किसकी फॉर्म में होता है? न्यूक्लियोसोम की फॉर्म में होता है। ये बात क्लियर है। और उसके अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल के अंदर क्या होता है बेटा? डीएनए, आरएनए ही क्या है? जेनेटिक मटेरियल। उस पे क्या होता है? जीन। क्या होता है? जीन। तो ये क्या है? एक सेल का ओवरव्यू। अगर अपन एक सेल की बात करें, ओवरव्यू ऑफ सेल की बात करें, तो सेल में क्या क्या होता है? ओवरव्यू ऑफ सेल। अगर अपन सेल को देखें तो उसमें क्या होगा? मैं बना दूं एक सेल। सबसे बाहर की तरफ क्या होता है? ऐसे ऐसे बना देती हूँ सेल। सबसे बाहर की तरफ क्या होता है बेटा जी? सेल एनवेलप। सेल एनवेलप। सेल एनवेलप में क्या क्या हो सकता है? मैं एक सेल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जनरल बात कर रही हूँ। क्या क्या हो सकता है? जनरली तो क्या होता है? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है। अगर बैक्टीरिया है तो क्या हो जाएगा? ग्लाइकोकैलिक्स भी हो जाएगा। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्या होगा बेटा जी? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? जेली लाइक सब्सटेंस, जिसमें क्या होती है बेटा? साइटोप्लाज्म जो होता है ना, वो क्या होता है? मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। सेल की जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो किस में होंगी? साइटोप्लाज्म में। ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होंगे? सेल ऑर्गेनल्स होंगे। जैसे ये क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया। ठीक है। वैक्यूल्स हो गई। ठीक है। वैक्यूल मैंने छोटी बनाई है क्योंकि बीच में मैं वो बनाऊंगी। राइबोसोम हो गए। ठीक है। गोल्गी अपरेटस हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल ऑर्गेनल्स हो गए। ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? बीच में न्यूक्लियस होगा। क्या होगा? न्यूक्लियस। ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर भी एक सब्सटेंस होता है जिसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? क्रोमोजोम्स। क्या होते हैं? क्रोमोजोम्स। और क्रोमोजोम के ऊपर क्या होता है? डीएनए। क्रोमोजोम पे क्या होता है? डीएनए। और डीएनए पे क्या होते हैं? जीन। ऐसी एक सेल होती है। ठीक है। ये क्या बना दिया मैंने? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या बनाया मैंने? क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स के अंदर क्या बना दिया? डीएनए। ठीक है। और डीएनए के ऊपर क्या लगा दिए? जीन लगा दिए। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या होती है? न्यूक्लियोलस भी होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोलस। ठीक है। और ये सारे मैंने क्या बना दिए हैं? सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स ऐसी क्या होती है? एक सेल की स्ट्रक्चर होती है।
ठीक है। अब जो तुम्हें ओवरव्यू दे रखा है उसमें यही सब चीजें बताई गई है। अब मेरे को बताओ इसको थ्योरी में लिखाऊं या फिर डायग्राम ठीक है? थ्योरी में लिखाऊं? नो मैम, चलो अच्छी बात है, क्योंकि वही लिखाऊंगी जो एनसीईआरटी में लिखा है। और तुम सारे रिपीटर्स हो तो इतने, तुम्हें बस, मैंने कल भी बोला था, तुम्हें बस गाइडेंस की जरूरत है ना? टीचर बस गाइड करेगा, बाकी मेहनत तुम खुद करोगे, है ना? जो डाउट आए, दिक्कत, समस्या, परेशानी जो भी आए वो तुम पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं लिखवाऊंगी नहीं, अगर तुम्हें दिक्कत हो तो मेरे को बोल दो, मैं लिखवा दूंगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है लिखवाने में। क्या हुआ बेटा? समझ तो आ रहा है तुम्हें? अब तुम्हें यह भी पता होगा एनसीईआरटी का सिलेबस भी रिड्यूस हो गया है ना? तो एनसीईआरटी से ही पेपर आना है तुम्हारा, तो ज्यादा फोकस बेटा एनसीईआरटी पे ही करना। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होगा वो मैं खुद लिखवा दूंगी तुम्हें, है ना, कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर चलेगा लेकिन ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं आना तो क्यों पढ़ना है तुम्हें वो? तुमने देखा होगा पिछली बार पेपर आया कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर? उससे पहले आया एनसीईआरटी से बाहर? नहीं आया ना। तो एनसीईआरटी को तुम 10 बार पढ़ लो, बाहर का पढ़ने से बेटर है। एक्स्ट्रा पढ़ने में तुम जो टाइम वेस्ट कर रहे हो उसकी जगह तुम एनसीईआरटी को रिवाइज कर लो ना, सही रहेगा। बाकी तुम्हारी इच्छा, करनी तो तुम्हें अपनी मर्जी है ना? चले आगे। हाँ तो बेटा एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। कोई भी सेल है उसमें सबसे बाहर क्या होता है? सेल एनवेलप। अगर प्लांट सेल है तो सबसे बाहर क्या होगा? सेल वॉल। उसके अंदर क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन। अगर बैक्टीरिया की सेल है तो सबसे बाहर क्या होगा? ग्लाइकोकैलिक्स, फिर होगा सेल वॉल, फिर क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन। अगर एनिमल की सेल है तो क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है, जेली लाइक फ्लूइड होता है, जिसको क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होती है? सेलुलर एक्टिविटी। तो मैं बोल सकती हूँ साइटोप्लाज्म क्या है? मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। सेलुलर एक्टिविटीज, कोई भी सेल हो उसमें जो सेलुलर एक्टिविटीज होंगे ना वो साइटोप्लाज्म में ही होंगे।
ठीक है। साइटोप्लाज्म में सेलुलर एक्टिविटीज होती है। एरेना का मतलब क्या होता है? जगह, वो जगह जहाँ पे सेल क्या करती है? अपने फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में है, क्या होगा? रेस्पिरेशन होगा। क्लोरोप्लास्ट कहाँ है? साइटोप्लाज्म में है, क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। राइबोसोम है, क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो मैंने बनाए हैं ये क्या है? सेल ऑर्गेनल्स हैं। क्या है? सेल ऑर्गेनल्स। और इसके अंदर मैंने ये जो स्ट्रक्चर बनाई है बड़ी सी डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ये क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है उसको क्या बोला? न्यूक्लियोप्लाज्म। प्लाज्म का मतलब क्या है? फ्लूइड। लेकिन किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर है तो न्यूक्लियोप्लाज्म बोल दिया। सेल के अंदर है तो क्या बोल दिया? साइटोप्लाज्म बोल दिया। इसके अंदर क्या है? क्रोमोजोम्स। क्या है? क्रोमोजोम्स। और क्रोमोजोम किससे मिलके बना होता है? डीएनए से। तो हम बोल सकते हैं कि क्रोमोजोम पे क्या है? डीएनए। और डीएनए की जो छोटी छोटी यूनिट होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? जीन बोल देते हैं। तो ऐसी एक सेल होती है। अब समझ आया? आ गया? चलें आगे, चलें बेटा आगे। अब देखो बेटा जी, ये जो मैंने न्यूक्लियस बनाया है, क्या ये सारी सेल में ऐसा ही होता है? सब सेल में ऐसा ही होता है क्या न्यूक्लियस? नहीं होता ना। न्यूक्लियस वेल डेवलप है कि वेल डेवलप नहीं है? या फिर मैं बोलूं न्यूक्लियस में न्यूक्लियर एनवेलप, देखो मैंने दो मेम्ब्रेन बनाई है ना न्यूक्लियस की, इसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है या न्यूक्लियर एनवेलप अब्सेंट है, इसके बेस पे ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के? दो टाइप के। कौन कौन से? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। कौन कौन? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में क्या होता है? न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है कि अब्सेंट? एब्सेंट होता है। और यूकैरियोट में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट में पहली बात मैंने क्या बताई? न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट है, यूकैरियोट में प्रेजेंट है। प्रोकैरियोट के अंदर सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनल नहीं पाए जाते। कौन से सेल ऑर्गेनल? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। कौन से सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं। और यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं। अब प्रोकैरियोट में राइबोसोम पाया जाता है जो क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। कौन है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल हो सकते हैं ना, तो इसमें क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन राइबोसोम कौन सा होता है? 70S टाइप। यूकैरियोट में कौन सा होता है? 80S टाइप राइबोसोम होता है। ठीक है। प्रोकैरियोट में डीएनए का रेप्लिकेशन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। प्रोकैरियोट की बात नहीं, यूकैरियोट में कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस डीएनए के रेप्लिकेशन से क्या बनेगा? डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए। आरएनए का डीएनए से आरएनए बनने को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा? न्यूक्लियस में होगा। एमआरएनए फिर कहाँ आता है? साइटोप्लाज्म में। तो ट्रांसलेशन कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। तो मैं बोल सकती हूँ कि प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। लेकिन यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। और ट्रांसलेशन कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस है नहीं, तो दोनों चीज कहाँ होंगे? साइटोप्लाज्म में। लेकिन यूकैरियोट में तो न्यूक्लियस है ना, तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगा? न्यूक्लियस में। और ट्रांसलेशन कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में। ठीक है। ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या होते हैं? डिफरेंस होते हैं। पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे किसके बारे में? यूकैरियोटिक सेल के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे किसको? प्रोकैरियोटिक सेल को। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं जो आज पढ़ा। क्या पढ़ा आज हमने? सेल क्या होती है? बेसिक स्ट्रक्चर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। क्यों होती है? क्योंकि मतलब स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों होती है? क्योंकि अपनी बॉडी की स्ट्रक्चर सेल बनाती है। फंडामेंटल यूनिट क्यों होती है? क्योंकि जो भी फंक्शन परफॉर्म होते हैं वो किस में होते हैं? सेल में होते हैं। फिर बताया सेल के नंबर के बेस पे ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के?
दो टाइप के, कौन कौन से? यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सेल से बने होंगे, मल्टी सेलुलर एक से ज्यादा सेल से बने होंगे। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल क्या है? अमीबा, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा सारे किस में आ जाएंगे? यूनिसेलुलर में, लेकिन बचपन में हम दो ही पढ़ते थे, अमीबा और पैरामीशियम। क्या पढ़ते थे? अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, मल्टी सेलुलर ज्यादातर ऑर्गेनिज्म होते हैं। फिर हमने बात की जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि एक सिंगल सेल उनके सारे एसेंशियल फंक्शन क्या कर लेती है? परफॉर्म कर लेती है। फिर हमने बोला कि एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अगर सेल कंप्लीट नहीं है तो उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता, क्योंकि उसके फंक्शन सारे परफॉर्म नहीं हो पाएंगे, और फंक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएंगे तो वो लिविंग नहीं रह पाएगा। ठीक है, फिर हमने बात की किसकी? सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी सबसे पहले कौन आए थे 1838 में? स्क्लेडन। कौन थे? जर्मन बोटेनिस्ट। उन्होंने क्या किया था? प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया था और क्या कहा था? प्लांट किससे बने हैं? सेल्स, और सेल्स के ग्रुप जिसको क्या कह देते हैं? टिश्यू कह देते हैं। फिर हमने बात की 1839 में कौन आए थे? स्वेन आए थे। स्वेन ने किसको स्टडी किया था? एनिमल सेल को। और क्या बताया था? एनिमल सेल में क्या होती है? थिन आउटर लेयर होती है। क्या होती है? थिन आउटर लेयर, जिसको अब हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, और फिर इन्होंने किसको ऑब्जर्व किया? प्लांट सेल को। और क्या बोला? प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट। प्लांट में सेल वॉल का पाया जाना क्या होता है? करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी और क्या कहा? प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ठीक है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्या कि नई सेल कैसे अराइज होती है। इसलिए क्या आई? न्यू सेल थ्योरी। न्यू सेल थ्योरी किन्होंने दी? रुडोल्फ विर्चो ने। कब दी? 1855 या 65? 1855 में दी। क्या कहा इन्होंने? ओमनिस सेलुला ई सेलुला मीन्स न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, और एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। उन्होंने बोला प्लांट और एनिमल मेडअप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, और इन्होंने क्या बोला? एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेडअप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ठीक है, फिर हमने बात की ओवरव्यू ऑफ सेल की। सबसे बाहर सेल एनवेलप, फिर साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोजोम, क्रोमोजोम पे डीएनए, डीएनए पे जीन। ठीक है, इतनी बात आज हमने की है। इसमें किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी है तो बताओ। नहीं है? पक्का? चलो ठीक है, धन्यवाद बेटा जी। धन्यवाद वाली स्लाइड आई नहीं है। थैंक यू।